नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी सीएसटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। कल 5 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया और 12 अगस्त का डेट निर्धारित किया गया है आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के एसएससी सीएसटी एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरा जा रहा है नोटिफिकेशन में, और फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार कुछ कुछ नए पद जुड़े हैं। जैसे सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का पद जुड़ा हुआ है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ी मात्रा में ये सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद है जो इस बार एसएससी के द्वारा संभवतः पहली बार सब इंस्पेक्टर एज ए ट्रांसलेटर इस पद की वैकेंसी एसएससी के द्वारा निकाली गई है, एसएससी सीएसटी के साथ में। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। हमारे साथ में संतोष जी हैं, और आज हम लोग आप लोगों के जो प्रश्न हमारे पास में आए हुए हैं, जो भी आपके शंका है, जो भी संदेह है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार मोटे तौर पे सरसरी निगाह से हम लोग नोटिफिकेशन के जो मुख्य बिंदु हैं उसको देख लेते हैं, और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आएंगे। जी संतोष जी। जी, सबसे पहले तो मैं सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस बार कई वर्षों के बाद 400 से अधिक संख्या में पद जो है देखने को मिल रहा है। तो ये वाकई में सबके लिए अच्छी बात है और अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो है लाभान्वित होंगे और जो भी उनके प्रश्न है, जो भी उनकी क्वेरी है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक बार मोटे तौर पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्रूशियल डेट्स तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 26 जून 2025 ये आपकी आखिरी डेट है आपके फॉर्म भरने की, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पर आप इस डेट का इंतजार नहीं करेंगे, वेल इन टाइम आप अपना फॉर्म भर लेंगे। ऑल्दो आपको 27 जून तक पेमेंट करने का भी मौका मिल रहा है, लेकिन आप इसे ध्यान रखते हुए जितना जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 400 से अधिक पोस्ट इस बार आप यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आने वाले हैं। तो इससे पहले कि ट्रैफिक ज्यादा हो, और इस बार तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी फॉर्म भरा जा सकता है, तो टेक्निकली भी एसएससी ने काफी सारी नई चीजें करी हुई हैं। तो आपके पास सफिशिएंट मौका होना चाहिए कि आप ये सब ट्राई करके और सही समय से अपना फॉर्म भर सके। कुल 5 अलग अलग कैटेगरी में ये फॉर्म निकाले गए हैं। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, तो मैं ज्यादा डिटेल में इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। रेदर हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि आपके प्रश्नों का हम लोग अधिक से अधिक जवाब दे सकें। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर, जैसा हमने बताया, ये लेवल 6 के लिए, और साथ ही इस बार सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एसएसटी और एसटी के लिए भी लेवल 7 यानी कि 44,900 ग्रेड पे 4600 की पोस्ट भी यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। 437 वैकेंसीज, ये बहुत अच्छी बात है। जो कि इस बार ऐसा लग रहा था कि थोड़ी वैकेंसीज कम हो सकती है, लेकिन 437 वैकेंसीज आपके लिए ओपन है। तो पूरा एकदम खुला क्षितिज है, और बढ़िया तरीके से इस बार आप लोग अपने लिए अपनी सरकारी नौकरी एज ए जेटीओ पक्की कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में हम लोग आगे प्रश्नों में बात करेंगे। ये सारी सामान्य चीजें हैं जो हर बार नोटिफिकेशन में आती हैं। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में जो कुछ प्रश्न आपके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन के लिए अगर हम क्रूशियल डेट की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2025 ये क्रूशियल डेट है। तो यहाँ पे इस बार बहुत स्पष्ट दे दिया है कि 2/8/1995 से पहले और 1/8/2007 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है वे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अंतर्गत इसमें भी दो कैटेगरी में, पहले सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अलग से दिया हुआ है। इसके लिए आपका 25/6/1995 से 26/6/2007, तो ये दो डेट यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी सभी पोस्ट के लिए जो मैंने आपको बताया, 2 अगस्त 1995 से लेकर के और 1 अगस्त 2007 तक, थोड़ा सा इसके बीच में अंतर है, ये आप लोग देख लेंगे। अह, अच्छा, वैसे कैंडिडेट जो जो इन दोनों ही डेट्स के बीच में, मतलब फॉर द सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ, और बाकी फॉर अदर पोस्ट, ऑल अदर पोस्ट के बीच में जो डेट्स दी हुई हैं, अगर इन दोनों के बीच में ही आप फॉल इन हो रहे हैं तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक ही एप्लीकेशन में आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अलग अलग ऐसा आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। ये भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन आ रहा है कि सर अलग अलग अप्लाई करना है क्या? जरूरी नहीं है, परंतु हाँ, यदि ऐसा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ 25 जून 1995 के बाद का होना चाहिए। और यदि हम लोग देखेंगे बाकी पोस्ट के लिए तो 1 अगस्त, माफ कीजिएगा, 2 अगस्त 1995 के बाद का होना चाहिए। तो ये बीच का लगभग लगभग 1 जुलाई, हाँ 1 महीना, 1 महीने 5-7 दिन या 10 दिन, ऐसा ये जो अंतर है,
तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसी एक महीने के बीच में पड़ रहा है, मान लीजिए कि आप 25/6/1995 के बाद और 2/8/1995 से पहले यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप केवल सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। और बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। जनरल यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक यूजुअल नोटिफिकेशन जो एसएससी हर बार निकालती है, पर एक सलाह हम लोगों की निश्चित तौर पे रहेगी कि आप लोग जो है नोटिफिकेशन को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़ें, इससे पहले कि आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने से पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें, क्योंकि जब आप पूरे नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे सवाल जो आपके हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग जहां तक एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट कोड की बात देखें ए से लेकर ई तक, तो ए से सी की जेटीओ, जेएसटी और जेटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी वाला जो हमारा 4 या 5 कंडीशंस होता है, जो आप नॉर्मली सभी नोटिफिकेशंस में देखते हैं, वो चीजें यहाँ पे हैं। और उसके बाद में फॉर पोस्ट कोड ई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नोटिफाई किया हुआ है। ऑल्दो यदि आप देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों का, लेकिन नोटिफाई ये अलग से किया हुआ है। अब डिफरेंस क्या है? अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में डिफरेंस देखेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि यदि आप सीआरपीएफ के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी हाइट जिस तरीके से यहाँ पे नोटिफाई किया है 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए लड़कियों के लिए, सेंटीमीटर। और जो रिलैक्सेशन है वहां पे इन स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो आप देख लेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162.5 और 150 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का लड़कियों के लिए और 2.5 सेंटीमीटर का लड़कों के लिए रिलैक्सेशन है। उसी प्रकार से चेस्ट, अनएक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड और ये सारी चीजें। वेट जो है दैट शुड बी कोरिस्पोंडिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो वेट का आप ऐसा रखेंगे, यहाँ पे वेट भी दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें आपकी हाइट में से आप अगर आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में देखेंगे, आपकी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है, उसमें से आप 100 माइनस करेंगे और उसमें +-10% करते हैं। और यदि उसके आसपास आपका वेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उससे बहुत ज्यादा कम और उससे बहुत ज्यादा अधिक है, तो इन दैट केस इट मे बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। साथ में आपकी आई साइट जो है 6/6 होनी चाहिए, अगर आप ग्लासेज यूज नहीं करते हैं। यदि आप ग्लासेज यूज करते हैं आपका ऐसे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। ठीक है। इसी प्रकार से सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या एसटीओ की पोस्ट है। एसटीओ की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो वही है, केवल यहाँ पे जो अंतर आ जाता है वो एक्सपीरियंस की। यदि हम बात देखेंगे तो जहां पर आपको जेटीओ के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वहीं पे एसटीओ के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और यदि आपके पास में पीजीडीटी नहीं है या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन में नहीं है और 3 साल का यदि आप एक्सपीरियंस प्रोसेस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एसटीओ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा, कई बार ये कंफ्यूजन आता है कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हम एसटीओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है? तो ऐसा नहीं है। यदि आपके पास में रिकॉग्नाइज डिप्लोमा का या फिर सर्टिफिकेट कोर्स भी है ट्रांसलेशन में, तो ऐसी स्थिति आप एसटीओ के लिए भी एलिजिबल हैं। केवल पीजीडीटी हो ऐसा आवश्यक नहीं। कई बार ये भी हमारे मन में कई बार शंका आती है कि पीजीडीटी ही होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन नॉट रिक्वायर्ड। यदि आपके पास में कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी, यानी कि 6 महीने का कोर्स भी यदि आपने ट्रांसलेशन में किया हुआ है हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, इन दैट केस यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर बोथ ऑफ द पोस्ट, यानी कि एसटीओ के लिए भी और जेटीओ के लिए, दोनों ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। तो ये इस चीज को आप लोग बिल्कुल मार्क कर लेंगे कि आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जहां एसटीओ लेवल 7 की पोस्ट होती है, अगर एज ए जेटीओ आप ज्वाइन करते हैं तो वहां से एज ए एसटीओ प्रमोट होने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 5 साल की आवश्यकता होती है। वहीं इस एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट आप एसटीओ बन सकते हैं यदि आप एक टॉप रैंकिंग यहाँ पे लेकर के आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं। बाकी एप्लीकेशन फी एंड हाउ टू अप्लाई, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद में आप अप्लाई करेंगे। जो बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच आपको समझ में आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप इसे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं नोटिफिकेशन। अब मैं चलता हूं सीधे सीधे
कुछ प्रश्नों पे, जो प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, और मैं संतोष जी से आग्रह करूंगा कि एक एक करके उन प्रश्नों को का समाधान हमारे साथ में करें, जो प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं। संतोष जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहे होंगे। मैं पढ़ भी देता हूँ। सबसे पहले, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इन क्वालिफिकेशन सेक्शन, जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे शुड ऑल फोर सब्जेक्ट फ्रॉम बीए बी मेंशन्ड और ओनली वन, ऐसा प्रश्न आया है। और अगर दो सब्जेक्ट है बीए में मेन सब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स जब सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो कंफ्यूजन इसलिए होता है कि बीए विथ हिंदी विथ इंग्लिश ऐसा करके ऑप्शन लिखे गए होते हैं, 4-5 ऑप्शन लिखे होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि एक बार मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन, यूजी और पीजी दोनों के क्वालिफिकेशन को जो सेंटेंस लिखा हुआ हूबहू आपके एडवर्टीजमेंट में उसको पढ़िए और उससे मिल उसको मतलब कंसिडर करते हुए फिर आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए। और रह गई बात कि अगर दोनों आपने पढ़ा है तो ऐसे में क्या करेंगे, आप वहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन होगा। आपको पता है कि ग्रेजुएशन में अगर हिंदी और इंग्लिश आपने दोनों पढ़ा है, या फिर अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है और इंग्लिश मीडियम रहा है, ऐसे केस में आपके पास केवल मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में। या फिर अगर ग्रेजुएशन में केवल इंग्लिश है तो मास्टर में हिंदी होना चाहिए, या तो हिंदी एमए हिंदी होना चाहिए, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मास्टर में हिंदी होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो आप उसका कॉम्बिनेशन सेलेक्ट देख लीजिए और देख करके जो भी अप्रोप्रिएट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप तो थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि दोनों में आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं। एक में हिंदी एक में इंग्लिश, आपको ये ध्यान रखना है और उसको ध्यान रखते हुए अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है उससे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको यही प्रूफ करना होता है कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है तो मास्टर में इंग्लिश मीडियम रहा है या एम इंग्लिश रहा है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर उसमें जितने 4-5 क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ये आपको प्रूव करना होता है डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अगला प्रश्न है क्वालिफिकेशन। इवन आप, हाँ वही क्वालिफिकेशन सेक्शन एरर, इवन आफ्टर फिलिंग द इन डिटेल्स बोथ वेज एन एरर स्टिल अपीयर्स, व्हाट कुड बी द रीजन, हाउ डिड अदर सक्सेसफुली फिल द क्वालिफिकेशन क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे वही चीज मैं बता रहा हूँ कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, आप दोनों सेंटेंस क्वालिफिकेशन को यूजी और पीजी दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है। मैं आपको इस चीज को ऑलरेडी मैं पहले कवर कर चुका हूँ फर्स्ट वाले प्रश्न में, कि दोनों को मिला करके पढ़ना है। और आप चेंज करके देख लीजिए, अगर एक में एरर आ रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप सेलेक्ट चेंज करके देख लीजिए किसमें एक्सेप्ट कर रहा है, फिर आप आगे बढ़िए। Photograph and signature. At final printout, photo and signature are not showing. What should be done? देखिए मेरे ख्याल से फाइनल प्रिंट आउट में कोई परेशानी नहीं है। आप प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू जब आप सबमिट कर रहे हैं तो फाइनल प्रीव्यू दिखने का ऑप्शन आता है, उस समय आपका फोटो और सिग्नेचर दिखना चाहिए। और फोटो इस पर आपको पता है कि फोटो जो है आपको कैप्चर करना है ऐप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, और कैप्चर करते समय कैमरा जो है आपके आई लेवल पर होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कैमरा जो है काफी ऊपर या काफी नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोटो सही से फेस नहीं होगा तो रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, तो उसको आपको ध्यान देना है। टेक्निकल ग्लिच, फेसिंग अ टेक्निकल इशू व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, हाउ टू रिजॉल्व दिस। आप थोड़ा सा देखिए, अभी अचानक से बहुत सारे लोग जो है ट्राई कर रहे होंगे तो कई बार टेक्निकल ग्लिच टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो आप वेट वेट कर लीजिए। और मेरा सजेशन रहेगा एक ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब एक मेरा मतलब एक प्रैक्टिस रहा है या मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप अप्लाई कीजिए। 4 बजे 5 बजे आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके फॉर्म फिलअप कीजिए, तो उस समय इस टेक्निकल समस्याएं जो है नहीं रहती है या कम होती है। विल वन टाइम रजिस्ट्रेशन बी रिक्वायर्ड और एक्सेप्टेड फॉर दिस एप्लीकेशन। जी, ओटीआर तो आपको करने हैं वन टाइम। अगर आपने पहले से ओटीआर करके रखा है इसके लिए तो फिर से आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उसको आप पुराने वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यूज कीजिए। आप नहीं, अगर भूल गए हैं तो आपको के पास कुछ डिटेल्स दे करके आप उसको वो कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं अपने ओटीआर। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स एंड वैलिडिटी, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट, व्हाट इज द क्रूशियल डेट
रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट टू बी कंसिडर्ड वैलिड। देखिए अच्छा, फिर एससी से कनेक्शन है कि एससी सर्टिफिकेट वैलिड, हाउ लॉन्ग इज एन एससी। देखिए मैं वन बाय वन मैं बताना चाहूंगा। एससी और एसटी, फर्स्ट ऑफ ऑल एससी और एसटी के लिए जो सर्टिफिकेट है वन टाइम इशू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। आप लोग याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट, इसी नोटिफिकेशन में आप देखिएगा, या एसएससी के वेबसाइट पे आप फॉर्मेट्स करके डाउनलोड कर लीजिए, या यूपीएससी की वेबसाइट पे जा करके और फॉर्मेट्स डाउनलोड कर लीजिए। और या कुछ स्टेट आजकल ऑनलाइन इशू करने लगे हैं, तो ऑनलाइन जब इशू कर रहे हैं तो आप उसमें से देखिए कि जो वर्डिंग्स हैं, उसमें जो एक्ट लिखे गए हैं, सारे एक्ट आपके सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है क्या? हो सकता है कि वो पॉइंट वाइज ना हो, ऊपर नीचे हो सकता है कि वो सेंटेंस के फॉर्म में हो, एक पैराग्राफ के फॉर्म में हो, लेकिन आपको ये देखना है, चेक करना है कि जो फॉर्मेट अवेलेबल है एसएससी या यूपीएससी के वेबसाइट पे, उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एससी और एसटी के लिए वन टाइम सर्टिफिकेट इशू होता है, वो आपका लाइफ टाइम वैलिड है, तो आपको लेटेस्ट डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और फिर हम बात कर रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए, आपको सबको पता है। ओबीसी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है, ये आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट में भले ही कहीं कहीं पे 3 साल के लिए एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखिए कि आपका उस फाइनेंशियल ईयर में वैलिड होना चाहिए। अर्थात आज हम अगर बात कर रहे हैं 6 जून को, जून की बात कर रहे हैं कि 26 जून तक आपके पास डेट है, निर्धारित तिथि जो है 26 जून है, तो 26 जून के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि जनवरी का होना चाहिए या मार्च का होना चाहिए, 31 मार्च 2025 के पहले का नहीं होना चाहिए। जनवरी के का होगा या मार्च का होगा तब भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल होगा? कि करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, वो 31 मार्च 2025 के साथ ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपको बनवाने हैं, रिन्यू कराने हैं 1 अप्रैल से लेकर के बाद, पहली बात। दूसरी बात कि इनकेस किसी का रिन्यू नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया ये है कि आपका कंटिन्यूअस, मतलब आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 23-24 में, 24-25 में ओबीसी में थे या ईडब्ल्यूएस में थे, और जो है 25-26 में आप जो है किसी डेट को आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है अभी जनवरी में बनवा लिया, मार्च में बनवा लिया, और वो जो है अभी बनवा रहा है अगले, जब डीबी के समय बनवा रहा है, डीबी ऑब्वियसली इसका डीबी जो है अगले साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर के बाद भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मार्च 26 के पहले हो जाए। मार्च 26 के पहले तो नहीं होगा, ये तो मतलब हम लगभग मान के चलते हैं। और आप अप्रैल 2026 में आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? गैप हो गया। आपने मार्च 25 में बनवाया, फिर अप्रैल 26 में बनवाया, तो आपका फाइनेंशियल ईयर गैप हो गया, 25-26 आपके पास नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका गैप नहीं होना चाहिए, किसी भी ईयर का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट जो है गैप नहीं होना चाहिए, आपका हर साल जो है रिन्यू होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू अप्लाई। देखिए नो एनओसी की जरूरत नहीं है एसएससी और यूपीएससी के लिए। आप एनओसी की जरूरत नहीं है, इंटीमेशन, लेटर ऑफ इंटीमेशन इज इनफ। आप जो है अपने, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको एक इंटीमेशन लेटर अपने एम्प्लॉयर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भेजना है, और उसकी कॉपी आपके पास रखनी है। उस पर रिसीविंग करा के, अगर मान लीजिए कि आप बोलेंगे रिसीविंग कौन करेगा, आप इनवार्ड सेक्शन में, मेल सेक्शन में जहां से मेल इनवार्ड होता है वहां पे अपनी कॉपी दीजिए और उनसे जो है रिसीविंग करा लीजिए, उस पर स्टैंप लगवा लीजिए, डेट लिखवा लीजिए, और उसको संभाल के रखिए। दैट लेटर ऑफ इंटीमेशन विल बी वैलिड फर्दर ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको एनओसी की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। एक बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप लोग जरूर लेटर ऑफ इंटीमेशन दे दीजिएगा। इसलिए कि ऐसी स्थिति में अगर आप लेटर ऑफ इंटीमेशन नहीं दे रहे हैं और आप बिना फॉर्मेलिटी के, बिना ये इंटीमेशन के आप अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर इज चांसेस कि कल के डेट में आपका सिलेक्शन द्वारा कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि उस समय एनओसी की जरूरत पड़े। तो आप अगर लेटर ऑफ इंटीमेशन दे देंगे तो आपको उसके बेसिस पे आपको एनओसी आपके डिपार्टमेंट से इशू किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सब इंस्पेक्टर के लिए, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए जो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड, व्हाट आर द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द सब इंस्पेक्टर, ये नोटिफिकेशन में क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। इसके लिए आप लोग जो नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिए कि आपके पास हाइट, आपका जो अप्रोप्रिएट हाइट होना चाहिए। आप
वेट जो है आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हाइट और वेट का इंडेक्स आप चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ±10% एक्सेप्टेबल है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे अभिषेक जी ने बताया था। तो उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। और वेट तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाइट आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। मैनेज इन द सेंस कि आप वेट को है थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करके कम कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम, है तो थोड़ा ज़्यादा खाना खा करके और डाइट ले करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाइट जो है उसको कुछ नहीं कर सकते। तो हाइट जो है आप जरूर जो है बढ़ते समय आप हाइट अपना चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से फॉर्म भी फिलअप कीजिए। उसके अलावा जो है ये कलर ब्लाइंडनेस और कुछ क्राइटेरिया आई साइट भी लिखा हुआ है कि 6/6 या 6/9 एक्सेप्टेबल है। ये सब एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिए। और जहां तक प्रश्न है, इज द मेडिकल टेस्ट वेरी टफ, और देखिए, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए आपको डरना नहीं है। मेडिकल टेस्ट में पैरामिलिट्री फोर्सेस और के लिए जो स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड, उनकी रिक्वायरमेंट जो है, इसलिए कि आपको भारत के किसी भी जगह पे पोस्टिंग दी जा सकती है, हो सकता है वो हिल एरिया है, तो वहाँ के लिए आपको सुटेबल होना चाहिए, इसलिए वो चेक किया जाता है, मेडिकल चेक किया जाता है। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। और आप डरिए मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल टेस्ट जो है, अब हाइट वेट जो है, उसके अलावा आपका आई साइट, उसके अलावा ईएनटी, ईसीजी, एक्सरे, यही सब नॉर्मल चेकअप होते हैं। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इस पे कुछ बताना ऐड करना चाहूंगा संतोष जी कि हाँ बिल्कुल। मेडिकल टेस्ट, हाँ मेडिकल टेस्ट जैसे आप बाकी पदों पे भी यदि चयनित होंगे अदर देन सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, तभी आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बिना तो आपकी ज्वाइनिंग होती नहीं है। परंतु हाँ, जब आप सीआरपीएफ में जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा, जैसे जो आपका प्रश्न है कि वेरी टफ और स्ट्रिंगनेंट, तो थोड़ा सा ये अगर हम जो सिविल में मेडिकल कराते हैं बाकी अदर पोस्ट के लिए, उससे थोड़ा सा अपर लेवल पे होगा। और यहाँ पे जो फिटनेस है दैट विल मैटर। ठीक है। तो इसलिए जो मेडिकल पर यहाँ पे एक सलाह जो हमारा है आपको वो ये रहेगा कि अभी, जबकि आप पेपर वन में अपियर होने जा रहे हैं आज से 2 महीने के बाद में 12 अगस्त को, अभी आपको ना मेडिकल टेस्ट के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपके सामने पेपर वन है, फिर उसके बाद पेपर टू है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट आता है, यदि आपको सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ये पोस्ट मिलती है, अगर आपको सीआरपीएफ डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाता है तो अभी आप फॉर्म अप्लाई करें और आप फोकस करें अपने पेपर वन के एग्जाम के ऊपर। उसके बाद में आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मेडिकल एग्जाम के ऊपर हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, उसके लिए स्पेशलिटी है हमारे पास में। तो वी विल गाइड यू कि हाँ किस तरीके से आप जो है अपने आप को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेडिकल बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जी, मेडिकल के बारे में तो क्लैरिटी मिल गई होगी सभी अभ्यर्थियों को। आगे हम बात करते हैं जॉब रोल स्पेसिफिक क्वेरी। हाउ इज सीआरपीएफ एज अ करियर ऑप्शन फॉर द एप्लीकेंट। देखिए, अब ये प्रश्न जो है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हालांकि जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो हमने देखा है, देश का मूड और देश में लोगों का जो है एक सेना के प्रति एक प्यार, उनकी लगाव, उनकी जज्बात, या एक श्रद्धा, सम्मान, जो बोल दीजिए, इसके लिए सारे शब्द जो है कम ही पड़ जाएंगे। तो सेना के प्रति लोगों का एक जज्बा तो हमेशा रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। आप सेना में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल ये आपकी व्यक्तिगत मतलब इच्छा है, चॉइस है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और लाइफ की अगर बात करें तो ये तो जरूर तय है कि सीआरपीएफ में अगर एज आप हिंदी ट्रांसलेटर जाते हैं, तो जो फ्रंट रोल, मतलब फ्रंट में जो हमारे सैनिक हैं, जो ऑपरेशनल, जो एक्सीक्यूटिव, जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे हमारे तैनात रहते हैं, आप तो फ्रंट रोल में तो नहीं रहेंगे, आप जो है सेकंड लाइन में रहेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर वहां पे किस प्रकार के, कहाँ पे आपको भेजा जाएगा, इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, सेना है, यूनिफॉर्म है, तो वहाँ उसका एक गरिमा है, उसका एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए सेना में आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, उसके हिसाब से आप जो है डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से यही है। अब अभिषेक जी कुछ ऐड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर आप एक सिविल डिपार्टमेंट पे जाते हैं तो उसकी तुलना में सीआरपीएफ में थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन जब आप सीआरपीएफ में अपने बाकी साथियों को देखेंगे उनकी तुलना में आपको एकदम रिलैक्स रहेगा। मतलब आपके बाकी साथी जो सब इंस्पेक्टर रहेंगे, जो कि सीआरपीएफ में उनके एग्जीक्यूटिव कैडर के सब इंस्पेक्टर रहेंगे, तो उनकी जो ड्यूटीज रहेंगी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उनकी जो चुनौतियां रहेंगी, चैलेंजेस जो भी रहेंगे, वो मुश्किल तौर पर, निश्चित तौर पर आपसे थोड़ा मुश्किल रहेंगे। और आप
आपको उनसे, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो अलग ही रहेगा, तो उनको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से, हमारा तो बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। परंतु यदि आप अपने उन साथियों को देखेंगे जो कि बाकी अदर मिनिस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट्स में गए हैं, यदि आप उनसे तुलना करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि अरे ये तो बड़े आराम से, क्योंकि वो फिर एक जो सेटअप हो जाता है डिपार्टमेंटल सेटअप, उसमें डिफरेंसेज आ जाता है। जी। बाकी एक आखिरी जो एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक प्रश्न है जो काफी आ रहा है, जो हमारे साथी जो ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन के बारे में नोटिफिकेशन में किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है, तो क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, संतोष देखिए, जो एज रिलैक्सेशन से संबंधित जब हम गाइडलाइन पढ़ते हैं, यूपीपी के माध्यम से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, समय समय पर किए जाते हैं। अभी 2022 में मेरे ख्याल से एक कंपोडियम जारी किया गया है, उसमें जितने एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी अभी तक जितने भी ओएम जारी किए गए हैं, सबका कलेक्शन है। तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, तो मैं बता दूं कि यूपीएससी में आपको ए और बी के लिए तो एज रिलैक्सेशन है, और एसएससी में ग्रुप सी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे, और मैंने ग्रुप बी में भी मैंने देखा है कि लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलते हुए। अब इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं अभिषेक जी से चाहूंगा कि एक एसएससी साउदर्न रीजन के वेबसाइट पे एक लिस्ट है, उस लिस्ट को एक बार साझा करें अगर पॉसिबल है तो। उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए सिविल सर्विसेज में, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल डिपार्टमेंट में, जो लोग 3 साल अपनी सेवा दे चुके हैं, यानी कि 3 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है, उनको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं कि एसएससी साउदर्न रीजन के वेबसाइट पे है, और इसमें 12 नंबर पॉइंट जब आप देखेंगे फॉर ग्रुप बी, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय, इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि आप लोग एप्लीकेशन फिलअप करते समय, आप आई मीन अगर आप मतलब नॉर्मल विदाउट एज रिलैक्सेशन आप एज एलिजिबल नहीं है, ऐसी स्थिति में आप ओटीआर कीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फॉर्म फिलअप करते समय अपना एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया जो भी कैटेगरी वगैरह है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की बात आती है, तो उसमें आपको सेलेक्ट कीजिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट सर्वेंट। और यदि आपको वहां पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो एक फॉर्मेट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, तो आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो आप जो है उस सर्टिफिकेट में अपने ऑफिस से एक साइन करा करके, आई मीन एक रिलैक्सेशन प्रोफार्मा है, उस साइड करा करके आप उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर अपलोड नहीं करना है तो उसको रखना पड़ेगा कि जब जरूरत हो, डीबी हो, उस समय आप इसको प्रोड्यूस कर सके। लेकिन बात यह है कि एलिजिबल है कि नहीं है, आप कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में कि आप एलिजिबल हैं, आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं कोशिश, ये इस नोटिफिकेशन के बेस पे, ये जो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, आपको अगर आप थोड़ा सा जूम हम करेंगे, एड्रेस बार दिख जाए कैंडिडेट्स को, सो दैट कि आप जो है इस एड्रेस बार में आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। SSCSR.gov.in ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक कैटेगरी कोड डॉट पीडीएफ, ये आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और उस पीडीएफ के आधार पर आप, हम आपको मतलब सुझाव दे रहे हैं कि आप एक बार एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, और एप्लीकेशन में आपने कैटेगरी डालिए। अगर एज रिलैक्सेशन आपको कंसिडर किया जा रहा है, फिर तो अच्छी बात है, आप एप्लीकेशन आगे बढ़िए इस और वीडियो एग्जाम के लिखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये सारी लिंक आपको साझा कर देंगे, डिस्क्रिप्शन से आप ये सारी लिंक ले सकते हैं और वहां से आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारे प्रश्न लिए जा चुके हैं। जी। सारे प्रश्न लिए जा चुके हैं। जो भी प्रश्नों, जो भी संदेह थे बच्चों के, एक टेक्निकल ग्लिच को लेकर के जो प्रश्न था वो बार बार ही, तो उसको एक तो आपने सही सोल्यूशन बता दिया कि सुबह सुबह करें तो वो हो जाता है, और उसके साथ में एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को भी ठीक ढंग से पढ़ लें। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी को कोई भी समस्या आ रही है, मतलब इस तरह की समस्या नहीं कि सर हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, क्योंकि
वेबसाइट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। वेबसाइट अगर हैंग हो रही है या कुछ दिक्कत आ रहा है, टेक्निकल एरर ग्लिच आ रही है, तो वो तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर एसएससी वाले ही कर सकते हैं। परंतु किसी तरह का कोई शक संदेह आपको आ रहा है, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, जैसे क्रूसियल डेट को लेकर के, है ना, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड को लेकर के, इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप किसी भी समय में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। वेल इन टाइम आप अपना फॉर्म भर ले। एक बार फिर से मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि वेल इन टाइम फॉर्म को भरें, लेट ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में हड़बड़ी में जो है आपसे कोई गलती हो जाए। तो ठीक है संतोष जी, और यदि कुछ आपको इनपुट देना हो, नहीं तो हम इस सेशन को यहीं पे कॉल करेंगे। नहीं, बस मैं तो, मेरा भी यही सलाह रहेगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, कि मेरा भी यही सुझाव है कि कभी जिनको भी एप्लीकेशन भरने हैं, आप समय रहते हुए एप्लीकेशन भर लीजिए। और अब मैं एक चीज और सुझाव दूंगा कि जिनको अगर डाउट है कि 2024 में उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो अप्लाई करें ना करें, देखिए अभी तक जो है आपसे ऑप्शन फॉर्म का विकल्प नहीं दिए गए हैं आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद पता नहीं है कि मतलब आपकी पोजीशन क्या है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। अगर उधर सिलेक्शन हो जाता है तो इधर एग्जाम में मत जाइएगा। अगर सिलेक्शन, मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और इन केस अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इस बार एटलीस्ट अगर एप्लीकेशन भरे रहेंगे तो आप अपियर कर लेंगे। ठीक है। आखिर में बस। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की जो भी समस्याएं थी, जिसको हम लोगों ने कैटर करने का प्रयास किया है। जो भी लोग हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी जो हम लोगों का एक आरएपीसी का रेगुलर जो सेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उसके साथ में हम लोग 12 या 13 तारीख से 60 डेज के लिए हम लोग एक पेपर वन के लिए और एक सेशन हम मतलब सेशन तो वही रहेगा, परंतु एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो सेशन को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करेंगे। तो जो भी साथी और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, ये लास्ट 60 दिनों में हमें अपनी पूरे पूरी ताकत झोंक करके और पूरे एनर्जी के साथ में और पूरी तरीके से हमें डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छा मौका है, 436 वैकेंसी आपके लिए, 437। सो आप सब इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबके साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हो जाए और उस समय फिर आपका एक्सिस्टिंग डिपार्टमेंट जो है नौ छोड़े, नौ आपको रिलीविंग ऑर्डर दे दे, या फिर लीन ना दे, या फिर आपको टेक्निकल रजिस्टर ना मिले, ये सारे सब्सिक्वेंसेस को आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए सलाह यही होगा कि आप जो है अवश्य जो है इंटीमेशन, लेटर ऑफ इंटीमेशन दे दें।